नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो सर्किल में। और दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको अंदाजा है हमारी भारत की रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो उसका साइज क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री लगभग $300 बिलियन की है और ये लगभग 7 से 8% का अपना कंट्रीब्यूशन देती है भारत के जीडीपी में। चौंक गए ना आप? आपको पता होगा इसमें लगभग 8 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं, इससे इम्पैक्टेड हैं। और एग्रीकल्चर के बाद भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है, प्लस इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। दोस्तों, ये तो रही नंबर्स की बात, बट इसके बियॉन्ड जो है वो है सेंटिमेंट। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भारत के हर नागरिक के साथ एक सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो अभी किराए के घर में है और सोच रहा है, एक सपना देख रहा है कि अपना एक घर खरीद पाएगा, या वो व्यक्ति जिसने अभी भी घर खरीदा है और उसको होम लोन दिलाने वाला वो व्यक्ति जो किसी बैंक पे काम कर रहा है, या वो ब्रोकर जिसने उस आदमी को घर बेचा, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने उस घर को बनाया, इतने सारे लेबर्स को उसने एम्प्लॉयमेंट दी वहाँ पे, या वो डेवलपर जिसने इस पूरे इकोसिस्टम को रचा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ है, इमोशनली जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो रियल एस्टेट एक ऑप्शन बन के सामने आता है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रियल एस्टेट एक ऑप्शन बन के सामने आता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी बजट की बातें होती हैं तो रियल एस्टेट एज ए सेक्टर सबसे ज़्यादा उम्मीद लेकर बैठा होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देगी, कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगी, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएगी जिससे एक हलचल पैदा हो सके, एक सेंटिमेंट बूस्ट हो सके और ओवरऑल इंडस्ट्री में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की, जो 1 तारीख को पेश की जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी उम्मीदों के साथ हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहा है, जहां पे उन्हें उम्मीद है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आएगी जिससे कि एक सेंटिमेंट बूस्ट हो, रियल एस्टेट सेक्टर में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिले और सबके सपने साकार हो सके। ऐसा कैसे होगा, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें आपको कैसी लग रही हैं। शुरू करें आज की चर्चा हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट रितेश माथुर के साथ। माथुर साहब, स्वागत आपका फिर से द इन्फो सर्कल में। और हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की उम्मीदों को लेकर जो कि यूनियन बजट से है। तो सबसे पहले तो मुझे आप छोटा सा ये समझाइए कि रियल एस्टेट सेक्टर बजट के लिहाज से या फिर बजट में क्यों इतनी उम्मीदें बना के रखता है? क्या ऐसी, मतलब बजट में ऐसी क्या चीज़ें आ जाएंगी जो रियल एस्टेट सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती हैं? देखिए, वैसे तो आपने बात की इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के साइज की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आपने सही बोला बिल्कुल, 300 से $350 बिलियन की इंडस्ट्री है। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि वी आर एज एन इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज द 3rd लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट ग्लोबली। And by 2030 this industry is going to be approximately 1 trillion। तो जो मोदी जी का 1 ट्रिलियन का सपना है, उसमें one of the most important factors will be Indian real estate market also। और जहाँ तक इसके बजट कंट्रीब्यूशन या ओवरऑल बजट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो मायने रखता है, तो जो हमारे जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ रियल एस्टेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% है। यदि मैं एलाइड इंडस्ट्री जोड़ दूं तो तकरीबन 11 से 12% हो जाता है। और यदि मैं इसकी एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो शायद बाय 2030 इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 15%। क्योंकि हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें यदि 1/5 फैक्टर ये है तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूटर सिर्फ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर या एलाइड सेक्टर होने वाला है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बजट और रियल एस्टेट का कितना गहरा कनेक्शन है और रियल एस्टेट बजट के लिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तो हुई बात की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें, कितना महत्वपूर्ण है ये। बट क्या सही में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आपको क्या लगता है इस बार कुछ देखने को मिलेगा? जैसे मैं चर्चा करूं कि कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे होम लोन एक बड़ा फैक्टर होता है, टैक्स स्लैब अपने आप एक बड़ा फैक्टर है जिसको जो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लोगों की डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ती है उससे, अगर थोड़ा सा भी टैक्स रिफॉर्म आते हैं तो
स्टैम्प ड्यूटी, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप प्लीज़ उस पर अपनी जो आपकी जो एनालिसिस है और जो एक्सपेक्टेशन हो सकती है वो आप मुझे बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो शुरू करेंगे स्टैम्प ड्यूटी से, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब हम घर खरीदने जाते हैं तो घर की जो कीमत होती है हम उसके ऊपर डील कर लेते हैं। कई लोग ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि जब वो घर रजिस्ट्री करने जाएंगे तो जितने की घर खरीदी है लगभग 8 से 9% या 10% कुछ केसेस में वो एक्स्ट्रा बजट उनको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं उसके ऊपर। उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टैम्प ड्यूटी। क्या लगता है इसके ऊपर कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, वैसे तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी यदि मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो क्या होता है, जब आदमी अपने सपनों का घर खरीदता है या अपने लिए कोई घर देखता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को स्ट्रेच करता है कि यदि मान के चलिए उनका बजट आज 1 करोड़ है तो स्ट्रेच करके उन्होंने कहा यार हाँ मैं 1, 10, 1, 15 तक का देख लेता हूँ। और वो लेने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगता है कि यार अब इस पर आपको 11, यदि आप 8% पे भी कैलकुलेट करेंगे या 7% पे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको 7 से 8-10 लाख रुपए इसकी स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी अकेले नहीं आती है, साथ में आपके कोर्ट चार्जेस हैं, वकील के चार्जेस हैं और भी कई तरह की फॉर्मेलिटीज साथ में होती हैं जिसको आपको पे करना होता है। तो वो अपने आप में ठीक ठाक खर्चा वो भी निकल के आता है सामने। और हाँ, अभी तक क्या हुआ है कि आप देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी को स्टेट के वाइज से रेगुलेट किया जाता है, बट यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बाय चांस उसमें ऐसा कोई एक प्रोविजन ले आए कि भाई आप एक यूनिफॉर्म स्टैम्प ड्यूटी क्रिएट कर दो, बिकॉज आप आज के डेट में आप हर जगह स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि हमें डिकंजेस्ट करना है दिल्ली एनसीआर को या जो हमारे मेजर मेट्रो सिटीज हैं। तो यदि आप स्टैम्प ड्यूटी में भी किसी एक रिफॉर्म को ले आते हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड हो तो उससे लोगों को बेनिफिट होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा जो आपको जो टैक्स इवेजन के मामले सामने आते हैं वो शायद थोड़े कम आएंगे। तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर द गवर्नमेंट। अभी भी उन्होंने कई जगहों पे आपने देखा होगा स्टेट स्कीम्स चलती हैं कि आप वुमेन यदि रजिस्ट्री करा रहे हैं तो इनके नाम से अलग होगा या 1% रिबेट होगी, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है तो उसके अंदर कुछ रिबेट होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट उसको यदि आप सेंट्रलाइज कर दें, एज ए सेंट्रलाइज स्कीम निकाल दें तो सबको पता होगा कि यार मेरा एक फॉर्मल शेयर कितना है। क्योंकि आज भी क्या होता है कि हर स्टेट में या जो बंदा रजिस्टर करा रहा है प्रॉपर्टी तो वो हमेशा अपने डेवलपर्स और एजेंट्स पर ही बिलीव करता है कि भाई मुझे इतना पैसा देना है। उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में डायरेक्टली। तो आपको उम्मीद है कि स्टैम्प ड्यूटी में सरकार कुछ ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे स्टैंडर्डाइजेशंस लेके आ सकती है जो कि ओवरऑल जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा रिलीफ दे पाए? देखिए, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देने के लिए इन्हीं, वो कहते हैं ना कि तेल तो तिलों से ही निकलेगा, तो इन्हीं सब प्रोविजंस के बीच में से कुछ आपको ऐसे प्रोविजंस निकाल के लाने पड़ेंगे जिससे आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर पाए। एक दूसरा आपने एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है। आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं वो सूट नहीं करता। वो मार्केट की जो प्राइसेस जिस तरीके से शूट अप हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, जिस तरीके से बढ़ी हैं, ऑलमोस्ट कुछ जगह पे तो लगभग 100% के आसपास का अप्रिशिएशन है। उस प्राइस ब्रैकेट को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने कर रखी है और जिसके तहत जो छूट मिलती है, जो रिबेट मिलती है, क्या लगता है वो अप्लीकेबल है, इम्पैक्टफुल है, या यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कोप है कुछ रिफॉर्म लाने का जो कि एंड कंज्यूमर्स को फायदा दे सके? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से पुश कर रही है, बट हाँ, जो आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज की डेट में जो रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी शुड बी अंडर 65 स्क्वायर मीटर्स, या फिर in case of non-metros 95 स्क्वायर मीटर in case of metros, और उसके अलावा भी कि एक प्राइसिंग का कैप किया हुआ है कि अप टू 45 lakhs ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि देखिए 45 lakhs वाला तो एक बार को साइज आप कह सकते हैं कि साइज छोटा हो सकता है, बट 45 lakhs वाला तो आप एप्लीकेबल मेट्रो या नॉन मेट्रो में बचा नहीं है, स्पेशली मेट्रोज में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको आप एक बेसिक प्रॉपर्टी भी लेने जाते हैं तो आपको पता है कि 70, 80, 85 लाख के नीचे आपको कुछ नहीं मिलना है। यदि आप हम 2 BHK की बात करें, हम नॉर्मल एक परिवार के लिए मिनिमम एक 2 BHK की जरूरत होती है। 1 BHK से भी लोग काम चला रहे हैं, बट वो मजबूरी वाली बात है। तो उसको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उस 45 lakhs की कैप को बढ़ाकर हो सकता है 85 lakhs या 90 lakhs या अप टू 1 करोड़ तक ले जाया जा सकता है। हालांकि पीछे यूपी में भी एक स्कीम की बातचीत हुई थी कि अप टिल 1 करोड़ के नीचे की रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी पर उन्होंने एडिशनल एक 10,000 रुपए की छूट दी थी।
बट वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर नहीं है, और यदि चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर नहीं है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट एंड कंज्यूमर को नहीं मिल पाता है। इसी से एक और जो जुड़ा हुआ पॉइंट है वो ये है कि यदि अफोर्डेबल हाउसिंग का कैप या एडवांटेज डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलेगा तो जो बिल्डर पे जो इनपुट क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स जो उनको मिलता है उस पर यदि बाई चांस उनको इनपुट मिलने लग जाए तो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग रिपोर्ट करेंगे। आज की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपर, मैंने नोटिस किया, छोटे डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग रिपोर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में जाऊंगा तो मुझे जीएसटी 1% ही मिलेगा। मेरा एक्चुअली सवाल इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर था। तो आप जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एवेड कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं इसको रिपोर्ट करना, ये सही में अगर इस तरह से होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इसका इम्पैक्ट यही है कि उसमें क्या है ना, वो क्लैरिटी नहीं है। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो उसका एडवांटेज या नेगोशिएशन एंड कंज्यूमर अपने एंड से कर सकता है। क्योंकि डेवलपर आपको सीधा बोल देता है छूटते कि सर ये तो देखिए जीएसटी का पार्ट है, 5% मुझे तो सरकार को देना, मुझे तो कुछ इनपुट मिलेगा। और जब आप उनसे यदि उसकी क्लैरिटी मांगो तो बोलते सर हम तो वो बल्क में भेजते हैं, आपका कोई इंडिविजुअल नाम से तो गया नहीं है, तो हम आपको कैसे शो करें, तो वो आपके खर्चों में भी रिकॉर्ड नहीं होता। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यदि वो आपके साथ स्टैम्प ड्यूटी में या कैश में उसकी पेमेंट ली जाती है तो उस पर कंप्लीट टैक्स इवेजन हो जाता है। वो यदि आप उसको 1% पे लाके और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दें डेवलपर को तो उसको भी पता है कि यार मेरा नुकसान नहीं है। तो यानी कि अगर जो आप कह रहे हैं ऐसा गवर्नमेंट करती है तो बायर को भी फायदा है, डेवलपर को भी फायदा है, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी फायदा है। जहां पे कंप्लीट टैक्स इवेजन हो रहा था वो एटलीस्ट वहां से कुछ तो कलेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, नंबर ऑफ टैक्स यदि रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जेबों में ही आएगा, तो गवर्नमेंट का ही कोष बढ़ेगा बेसिकली। तो टैक्स इवेजन जैसे ही बचता है आपको डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होने लगता है वहाँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपने बात की, तो इसी से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है जीएसटी को लेकर है। क्या जीएसटी, हालांकि ऑफ कोर्स जीएसटी में कई सारी चीज़ें हैं जो कुछ इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परव्यू में लेके रखते हैं, बट क्या जीएसटी के थ्रू कुछ ऐसा रिफॉर्म लेके आ सकती है गवर्नमेंट जो इम्पैक्ट करे रियल एस्टेट को? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे जीएसटी उन्होंने बोला है कि भाई ऑलरेडी यदि फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है जिसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है तो वो जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आता है। बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जीएसटी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। दूसरा, जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इन दो जगहों पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या फिर इवन स्टैम्प ड्यूटी पर तो चाहे वो ऑलरेडी बिल्ट हो, रेडी टू मूव फ्लैट भी हो, तो भी आपको वहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म देना पड़ता है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यदि उस जीएसटी को हम थोड़ा सा भी गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ रिफॉर्म लेके आती है तो उसका डायरेक्ट एडवांटेज, मतलब वो ट्राई पार्टी एडवांटेज होगा। वो एंड कंज्यूमर को भी मिलेगा, डेवलपर को भी मिलेगा और गवर्नमेंट को भी मिलेगा। कुछ ऐसा भी, जैसे आपने बात की कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिस पे ओसी मिल चुकी है, अप्लाइड है, वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। बट अगर जो बायर घर खरीदने जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट के पास जैसे ही जाता है उसकी प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएटेड होती है, तो क्या वहाँ पे भी कुछ कैपिंग की जा सकती है कि भाई जहाँ पे प्राइस को लेकर कि भाई अगर सर्टेन प्राइस तक की है तो ही जीएसटी उस पर छूट मिलती है, अगर उससे ऊपर की है? क्योंकि अदरवाइज क्या है कि जो बायर है वो जो छोटे बायर हैं वो भी और जो बड़े बिग टिकट बायर्स हैं वो भी सारे उसी एक साथ परव्यू में हो जाते हैं। तो कुछ डिमार्केशन जहाँ पे छोटे बायर्स को कुछ फायदा मिल पाए। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप यदि बात करेंगे ओवरऑल जिस तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर है तो उससे बेनिफिट एंड कंज्यूमर को सिर्फ नेगोशिएशन के टाइम पर ही मिलेगा। यदि डेवलपर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पा रहा है तो यदि नहीं ले रहा है और कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है तो उसको तो इन एनी केस उसके लिए एक्सपेंस है, तो गेम ही खत्म है। वो तो अपना आईटीसी ले ही लेगा, तो उसको उसमें इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जो हमारे यहाँ मासेज हैं, जो हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं और जो स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी को जिसको गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, वहाँ पर यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट डेवलपर को दे दिया जाए तो एक रिफॉर्म अपने आप में तैयार होगा। जहाँ तक प्राइस कैपिंग की बात है, मुझे लगता है कि देखिए वो मतलब रायता समेटने से ज़्यादा रायता फैलाने वाली बात हो जाएगी कि फिर वो पता लगे कि वो प्राइस उन्होंने डेवलपर उतने ही कम कोट करने लग गए, बाद में उन्होंने कहा कि साहब हाँ ये तो वाइट पे रहेगा, अब आप ब्लैक अलग से ला के दो। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट उस तरीके की किसी रिफॉर्म को बढ़ावा देगी।
एक एक और रिफॉर्म है जिस पे गवर्नमेंट ने पहले भी काम किया है और आई थिंक इस बार भी स्कोप हो सकता है, जो कि है जो आपके जो होम लोन इंटरेस्ट जो प्रीमियम है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो छूट मिलती है। जैसे हमने बात की कि होम लोन या फिर जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इतने शूट अप हो चुकी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन के बियॉन्ड हो गई हैं। तो चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को रीलुक करने की ज़रूरत है उसके डेफिनेशन को, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लॉज है जहाँ पे इंटरेस्ट प्रीमियम के ऊपर जो हम जो छूट मिलती है रिबेट, इसको भी कहीं बढ़ाने की संभावना हो सकती है। देखिए ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें ये थोड़ा सा यहाँ समझना भी होगा कि जिस तरीके से प्राइसेस मेट्रो सिटीज़ में बढ़ गए हैं, तो आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि यदि कोई 80 लाख का भी आपको मकान है और आपने अपनी आप 5-7-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार हमने अपनी सेविंग करके 20-25 लाख कमाए, 50 लाख के आसपास का हम एक लोन ले लेंगे और उसको हम रीपे कर देंगे धीरे धीरे करके। तो अब आप यदि आपने 50 लाख का लोन पहले साल लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट यदि 8% भी मिल गया या 8.5 भी मिल गया, जो कि एक जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है आज के डेट में होम लोन में, तो आपका तकरीबन ब्याज का परसेंटेज ही 4 लाख के आसपास का अमाउंट है यदि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो 580 अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का। वहां पर आपका इंटरेस्ट बन रहा है 4 लाख, बट आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है सिर्फ 2 लाख पर। बाकी का जो 2 लाख है वो आपके पर्पज से ऑलरेडी बाहर है, जिस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट वो आपका एक्सपेंस है, आपको तो पे करना है। तो इसीलिए आई थिंक इसको बढ़ाने की बात चल रही है, जो एक लोगों को एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि यदि इसको बढ़ा के कहीं 4 से 5 लाख के पर्व्यू में ले आए, तो जो प्राइसेस को पुश मिला है या फिर जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो कैपिंग है, तो आपको समझना पड़ेगा ये बहुत ही सब क्लोज नेट चीजें हैं। तो यदि आप एक एडवांटेज देते हैं तो उसके साथ आपके 3-4 एडवांटेज ऑलरेडी एसोसिएटेड है। तो यदि ये एडवांटेज को भी बढ़ा के 4-5 लाख कर दिया जाए, तो आपके जो मिडिल क्लास है उसको भी एडवांटेज मिलेगा, उसको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाएगा। जो लास्ट ईयर से जो एक नई टैक्स रिजीम इन्होंने लगाई है उस पर वैसे ही काफी सारे जो भी आपके रिबेट्स थे वो बंद कर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा के उसको 12 लाख के ऊपर कर दिया, बट जो बाकी के उनको रिबेट मिलते थे कि भैया चाहे वो हाउसिंग लोन का हो या वो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट का हो या वो ATC के बेनिफिट्स हो, वो सब बंद हो चुके हैं। तो वो आपके जो एक्सपेंसेस है वो काउंटर नहीं हो रहे हैं। आपने सैलरी तो बढ़ा दी बट काउंटर उनके खर्चों को नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि एक स्कोप है अभी गवर्नमेंट के पास, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली खर्चा तो आदमी इनकम से ही कर रहा है, और यदि आप उस खर्चे को उस इनकम से हटा के और फिर उसमें देखें, मतलब उसी के अंदर जोड़ के आप सिर्फ CTC को देख लें कि भाई मेरा CTC तो अब 15 लाख रुपए, आप जो टैक्स के उसमें आगे, बट आप ये नहीं देख रहे कि उस 15 लाख में से 8 लाख रुपए आपके खर्चे भी हैं, तो आपकी एक्चुअल इनकम तो 6-7 लाख ही रुपए बची। तो उन चीजों को, और इनकम तो इनकम टैक्स के ऊपर लगना चाहिए और इनकम टैक्स तो इनकम पर ही लगना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है एक्चुअली। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, उसने एक रिवोल्यूशनाइज कर दिया अभी तक के सिस्टम को, 12 लाख तक का छूट दे दिया एंड ऑलरेडी सारी चीज़ें हुई हैं। जो आप अनुमान लगा रहे हैं, और वही मेरा सवाल भी कि क्या इस साल भी इस तरह के कुछ जो रिफॉर्म्स इन्होंने पिछले साल लिए थे उसको कंटिन्यू करेंगे? क्या हम ऐसा कुछ देख सकते हैं, जैसे मार्केट में चर्चा भी चल रही है इस चीज़ को लेकर कि एक नया स्लैब फॉर्म किया जाए फैमिली टैक्स बोल के, जहाँ पे सपोज कोई हस्बैंड वाइफ साथ मतलब काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी अर्निंग है वाइफ भी अर्निंग, जो इंडिविजुअली अपने अपने कैपेसिटी में टैक्स दे रहे हैं, ज्वाइंट करके एक नया फॉर्म क्रिएट किया जाए, या फिर एक ऐसा कुछ प्रोविज़न किया जाए जहाँ पे एक हस्बैंड अर्निंग या वाइफ अर्निंग नहीं है तो ऐसा कुछ उनको फर्दर छूट दिया जाए, मतलब कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए बहुत ही वेलकमिंग सा, बहुत अट्रैक्टिव सा क्वेश्चन, बिकॉज आज की डेट में जहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, बट यदि आप लोन के लिए जाते हैं तो आप हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटी में नापे जाते हैं, और उसके बाद भी यदि आपकी दोनों की सैलरी को क्लब करके आपको नॉमिनी या एक एडेड को बोरोवर बना के लोन दे भी दें तो भी बेनिफिट जो टैक्स का है वो एक ही बंदा ले पाता है, ना कि दोनों। तो उस केस में यदि आपने ये क्लब कर दिया बाय चांस टैक्स का, तो कम से कम आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा एक मिडिल क्लास को। दूसरा, उसकी ये एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि भाई जो इंटरेस्ट जो हम बात कर रहे थे 2 लाख रुपए की, यदि वही बढ़ा के दोनों को 4-6 लाख या दोनों की मिला के उन्होंने कहा कि भाई 7 लाख होती है या 8 लाख होती है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख इंडिविजुअल की कर दी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिबेट हो जाएगा उनके लिए। और ये जो ड्रॉइंग पावर है ये वापस कहाँ इन्वेस्ट होगी? इंडियन सिटी में ही, करेक्ट, या फिर गवर्नमेंट के साथ ही अलग
अलग प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक आपकी जो साइकिल है वो अच्छी चल जाएगी और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाएगी। और हाँ, जो लोग सिंगल हैंडेड ब्रेड ओनर्स हैं तो आई एम श्योर उनके लिए भी फिर गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि यदि आप सिंगल ब्रेड ओनर है या ब्रेड अर्नर है एक कंपनी के, तो एक घर के, तो फिर आपके लिए क्या एडवांटेज ऐसे दिए जाएं कि भाई आपको सिंगल पॉइंट टैक्स में क्या क्लियरेंस हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई रिबेट मिल सकती है, क्या चाइल्ड एजुकेशन में कोई स्पेसिफिक कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो वो दोनों चीजें गवर्नमेंट को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए कुछ एक प्लान करना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ प्रोविजन करें कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़े जाए, ताकि वो वापस से अपने जो घर खरीदने के सपने हैं जो अब तक शायद नहीं कर पा रहे हैं उसको पूरा कर पाए, उसको रूटीन करें। और बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पैसा वापस इंडस्ट्री में जाता है, मनी फ्लो होता है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बूस्ट मिलता है, जो जितने पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं सबको कहीं ना कहीं उससे बूस्ट मिलता है। और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो बनाने की बात चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं हम उस आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं इस टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगा वो ये है कि या जो नई हमारी टैक्स एक्सपेक्टेशंस है वो है कि जो हम स्मार्ट सिटीज़ या जो मेट्रोज का जो कॉन्सेप्ट जो एक लेके आए थे कि भाई जो हम 100 अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यदि उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेके आती है कि भाई आप एक पर्टिकुलर सिटी में आप चाहे एज एन इन्वेस्टर बन के आते हैं, या क्योंकि क्या है आपको कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स को भी देखिए, कोई भी स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने से स्मार्ट सिटी नहीं होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ बड़ी कंपनीज होनी चाहिए, बड़ी कंपनीज को वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उनके लिए वो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होने चाहिए। तो क्या वो SEZ के ऊपर कुछ ऐसा एक इन्वेस्टमेंट पुश लेके आए जिससे कि बड़ी कंपनीज अलग अलग अपने वेयर हाउसेज हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों जो छोटे शहरों के आसपास लगाएं, जिससे कि वहाँ एक इनकम भी जनरेट हो, वहाँ एक पढ़ा लिखा आदमी भी पहुँचे नौकरी करने के लिए, वहाँ का ओवरऑल सिविक सेंस में सुधार हो, तो और एक ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। आप सिर्फ एक बढ़िया इकोसिस्टम तैयार हो जाए जी, आप सिर्फ वही दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या वही अपने 8-10 सिटीज पे डिपेंडेंट ना रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक ऐसा रिफॉर्म है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताई हैं, और जिस तरह से आपने कहा है अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है तो डेफिनेटली आई एम श्योर एक बढ़िया बूस्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डिप हुआ है या फिर ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें, वहाँ जिस तरीके से हलचल चल रही है, इंस्टेबिलिटी है, भारत की इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी वहाँ पे शायद मिल जाएंगी। जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे हलचल की बात की है जिससे कि डायरेक्ट अपना स्टॉक्स इम्पैक्ट होता है, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास ग्रोथ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम जिस ट्रेड वॉर में, या जैसे अभी जो EU के साथ जो डील हुई है कि भाई फ्री ट्रेड डील इंडिया को वहाँ ऑफर हो रही है, और इसी के साथ साथ आपको यदि एक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो आपको अपने सारे अलाइड सेक्टर्स की ओर देखना पड़ेगा। आपको कई ऐसे सेक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपकी जो मैन पावर है, जो आपकी स्किल्ड लेबर है, या जो आपकी जो एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स है, उसको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप हो या स्टार्टअप कल्चर जिस तरीके से आया है। गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सब्सिडीज और प्लान्स लेके आती है लोगों के लिए, उस टाइप की चीज़ों को बूस्ट मिले। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए इंडिया दूसरों पर डिपेंडेंट है, जिनको यहाँ पुश करने की ज़रूरत है, उस टाइप के यदि कुछ रिफॉर्म्स को हम थोड़ा सा पुश करेंगे, आई एम श्योर गवर्नमेंट इसकी तरफ देख रही होगी और वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। डेफिनेटली। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हर एक सेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, और इन सब के सेंटर में होती है जनता। तो अगर हम जनता को किसी तरह से छोटा सा भी बेनिफिट देते हैं तो जनता उस पैसे को अपने पॉकेट में नहीं रखती है, वापस से उसको मार्केट में लेके आती है, और जैसे ही वो पैसा मार्केट में वापस आता है वो वापस से घूमता है, और जितने सेक्टर्स थे वापस उसको बेनिफिट देता हुआ एक सर्कुलर इकोनॉमी, जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में जो पैसा घूमता है वो होगा। तो सरकार जरूर इन बातों का ध्यान देगी कि किस तरीके से जो एंड कंज्यूमर है उसको बेनिफिट दिया जाए। और रियल एस्टेट खासकर अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरीके से वो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो घर खरीदा जाए, क्योंकि घर नहीं बिकेंगे तो सारा जो चेन है वो रुक जाएगा। तो सबसे ज़रूरी होता है घर को
खरीदने के लिए कैपेसिटी होना। तो डेफिनेटली कुछ जो हमने आज बातें की हैं उस पर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो शायद एक अच्छा एक सेंटिमेंट बूस्ट मिलेगा इस सेक्टर को। आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप क्या सोचते हैं कि किस क्या और फर्दर जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी गवर्नमेंट से वो क्या हो सकती हैं, आप हमें लिख के ज़रूर बताएं। और क्या लगता है, क्या हमने जो बातें की हैं उसमें कुछ दम है, क्या गवर्नमेंट इनके ऊपर ध्यान देगी, या आपको क्या लगता है कि हमने जो बात की है ये चीज़ें नहीं, कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए और हमारे साथ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।